अपने विद्यालय के इस अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यशाला में मैं प्रकाश सिंह, माननीय प्राचार्य महोदय सहित आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत करता हूँ। वैसे तो कहा गया है कि कोई कभी पूर्ण नहीं होता, इंसान को आजीवन सीखना ही होता है, अपितु सिखाने के लिए भी सीखने की आवश्यकता होती है। वैश्विक महामारी के दौर में केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड ने ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अनिवार्यता के मद्देनजर इसका पुनर्एहसास हम सभी को करवाया। शुरू में निश्चय ही यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे इसके फायदे भी समझ में आने लगे। एक दूसरे के अनुभवों से हमारा ज्ञान वर्धन हुआ और हमने विभिन्न शिक्षण शैलियां सीखी। आवश्यकता अनुसार हमारे कक्षा शिक्षण में बदलाव भी आए और छात्र अपेक्षाकृत अधिक लाभान्वित हुए। एक शिक्षक के तौर पर हम जब कक्ष शिक्षण करते हैं तो विद्यार्थियों से हमारी बहुत कुछ अपेक्षा रहती है। एक अभिभावक के तौर पर जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, तो उनसे भी हमारी कुछ अपेक्षा रहती है। एक शिक्षक अपने छात्र को सफल देखना चाहता है, एक अभिभावक अपने पाले को भी सफल देखना चाहता है। हर किसी के मन में अपने बच्चों को लेकर के कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई आकांक्षा रहती है। एक प्रयोग के तौर पर सबसे पहले हम आप सभी से ही जानना चाहेंगे कि एक अभिभावक के तौर पर आप अपने अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। जवाब अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ सोच करके रखें। शिक्षा का वास्तविक मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान या किताबी ज्ञान नहीं होता है, यह हम सभी जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ परीक्षा पास करना भी नहीं है। जब विद्यार्थी प्राप्त की गई शिक्षा को माध्यम बनाकर या उसके आधार पर नैतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों की रक्षा और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जीविकोपार्जन हेतु अर्थ यानी धन की प्राप्ति करने लगते हैं, अर्थोपार्जन करने लगते हैं, तब विद्यालयी शिक्षा सही मायने में उनके लिए कारगर साबित होती है। और इसके लिए हमें विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीवन कौशलों का भी समावेश करना होता है। वस्तुतः जीवन कौशल अनुकूली तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन में जीवन के मार्गों में आने वाली चुनौतियों के प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जीवन कौशल का आशय उन दक्षताओं से है जो बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देते हैं तथा बालक को कुशल नागरिक एवं योग्य सामाजिक सदस्य के रूप में विकसित करते हुए उनमें जीवन के विषम परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता विकसित करते हैं। ये परिभाषा जीवन कौशल की प्रोफेसर एस.के. दुबे ने दी है। आप अभिमन्यु को याद कीजिए। पूरा पांडव पक्ष इस बात को लेकर के चिंतित था कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और अर्जुन युद्ध भूमि से दूर है। उस विषम परिस्थिति में भी उस किशोर के अद्भुत कौशल ने सात महारथियों को नाकों चढ़ने का काम कर विवश किया और अपनी वीरता के आगे सभी को नतमस्तक होने के लिए विवश किया। देखिए, जीवन में सब कुछ सपाट नहीं चलता, सब कुछ हमारी सोच के अनुरूप भी नहीं होता।
शिक्षण के क्रम में हमें छात्रों को इस बात का एहसास कराते रहना चाहिए। इसके लिए हम विभिन्न शिक्षण शैली का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। जैसे प्रश्नोत्तर शैली में शिक्षण के क्रम में हम बार बार या अचानक प्रश्नों को बदल देते हैं। एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं छात्र कि सर इसी तरीके के प्रश्न करेंगे, तो हर बार हर विद्यार्थी से कुछ नए प्रश्न करते हैं, या लगातार 4 या 5 विद्यार्थी से एक ही प्रश्न पूछा, छठा सोच रहा है कि हमसे भी यही पूछा जाएगा, तो छठे के सामने जाकर क्वेश्चन बदल देते। छात्रों में इस तरह के कौशल को विकसित करने में ये प्रक्रिया काफी सहायक है। इसके साथ ही उनके चिंतन कौशल और तनाव से निपटने की क्षमता का भी हमें निरंतर विकास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। श्रीमती आर.के. शर्मा के शब्दों में जीवन कौशल का संबंध पूर्ण कुशलताओं के विकास से है, जो कि छात्रों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं व्यवहारिक क्षेत्र में सफल बनाते हैं तथा उन्हें सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करते हैं, जिससे कि बालक का विकास पूर्ण मानव के रूप में संभव हो सके। कहा जाता है कि लेनिन अपनी डेस्क में हमेशा ब्रेड का एक टुकड़ा रखा करते थे, और ब्रेड का यह टुकड़ा लेनिन की डेस्क में हमेशा भूखे मजदूरों को ख्याल में करके रखा रहता था। भूखे मजदूरों को ख्याल में या भूखे मजदूरों के संबंध में सोच करके लेनिन अपनी डेस्क में हमेशा एक ब्रेड का टुकड़ा रखा करते थे। ऐसी भावना छात्रों में भी होनी चाहिए। कक्षा में छात्रों को हम कुछ लिखने या हल करने के लिए देते हैं, अक्सर हम उन्हें टोकते हैं कि एक दूसरे की मदद मत करो, एक दूसरे की नकल मत करो, लेकिन यह छात्रों की यह भावना उनमें एक अलग तरीके के कौशल को भी दर्शाती है, जो होती है कि वो उनके अंदर सहायक की भूमिका है या वो उनके अंदर सहानुभूति की भावना है। यूनिसेफ जीवन कौशल को परिभाषित करते हुए कहता है कि ऐसा व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार विकास दृष्टिकोण जिसे 3 क्षेत्रों में संतुलन को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है: ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल। आपने यह कहानी सुनी जरूर होगी, फिर भी विषय को स्पष्ट करने के लिए संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने वो 4 दोस्तों की कहानी सुनी होगी, जिसमें गुरुकुल से शिक्षा पा करके और जंगल के रास्ते को लोग जा रहे हैं। रास्ते में उनको हड्डियों, जहां तहां कुछ हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती हैं। तो 4 में से 3 अपनी विद्या का प्रदर्शन करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। एक कहता है कि मैं हड्डियों को समेट बटोर करके इसका ढांचा बना सकता हूँ, उसने वैसा कर दिया, करके दिखाया। दूसरे ने कहा कि हम इस पर मांस, चमड़े वगैरह लगा सकते हैं, उसने भी कर दिया। तीसरे ने कहा कि हमको अब ये जो ढांचा तैयार हुआ, इसको जीवित कर देने की क्षमता हमारे अंदर है, तो वो उसमें प्राण फूंकने के लिए या प्राण डालने के लिए, अपनी विद्या का प्रयोग करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, चौथा कहता है कि रुको, हमको थोड़ा सा पेड़ पर चढ़ जाए। चूंकि वो शेर या चीता किसी खूंखार जानवर का ढांचा तैयार हुआ रहता है। चौथा वाला पहले उनको बहुत समझाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि नहीं, तुमको हमारी विद्या से जलन है, या तुम इसको देखना नहीं चाहते हो, या तुम्हारे अंदर जलन है। तो वो जब उससे लड़ने झगड़ने को होते हैं या अपनी काम जबरदस्ती उसके सामने रखते हैं, तो वो कहता है कि ठीक है, हमको पेड़ पर चढ़ जाए। वो पेड़ पर चढ़ जाता है। तीसरा उसको जिंदा करता है और खूंखार जानवर खड़ा होता है, तीनों को मार करके खा जाता है।
करने का मतलब यह है कि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। जाहिर सी बात है कि आत्मसंतुष्टि या दिखावे के लिए इसका प्रदर्शन भर करना ही शिक्षा का वास्तविक मायने नहीं है। यह जीवन जीने की कला का नाम है, एक ऐसी कला जो हमें जानवरों से श्रेष्ठ बनाती है। विद्यार्थी इस कला में पारंगत हो, इसके लिए शिक्षक के तौर पर हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, या तो हम विद्यार्थियों में छिपे जीवन कौशल को पहचाने या उनमें जीवन कौशल डालने का प्रयास करें। विद्यार्थियों या बच्चों में लाइफ स्किल बहुत सारा होता है या वो बहुत सारी बातें जानते भी हैं, सिर्फ उनका प्रयोग कहाँ करें या उस चीज को कहते क्या है ये उन्हें नहीं पता होता है। बच्चा भी प्रश्न करता है, कौन क्या कब कैसे कहाँ लगा करके बच्चे हमसे अक्सर प्रश्न करते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये प्रश्न सूचक वाक्य। जब हम किसी बच्चे को चोट लगते हुए देखते हैं तो उसके मुंह से अचानक अरे बाप रे, हे भगवान, इस तरीके के शब्द निकलते हैं। बच्चा उन शब्दों का प्रयोग करता है, उसे ये नहीं पता है कि ये विस्मय सूचक शब्द है। एक शिक्षक के तौर पर हमें उनके उस कौशल को या उनकी प्रतिभा को निखारने भरने की जरूरत होती है। पत्थर पर बैठे हुए बालक को राजा का अभिनय करते हुए देख करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। यानी चाणक्य ने उसके अंदर के छिपे कौशल को पहचाना। अंधेरे में निशानेबाजी का अभ्यास करते हुए बालक के अंदर के छिपे कौशल को पहचान करके गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अर्जुन के रूप में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। दूसरी तरफ सोते हुए बालक के कानों में धनुर्विद्या के गूढ़ रहस्यों को फूंक करके गुरु परशुराम ने कर्ण को उस अर्जुन के सामने भी सीना तान करके खड़ा होने लायक बना दिया। कहने का मतलब है कि या तो हम छात्रों के कौशल को पहचान करके उसको आगे बढ़ाएं या अपनी तरफ से छात्रों में विभिन्न प्रकार के जीवन कौशल को विकसित करने का प्रयास करें। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने क्यों लिखा, इसके संबंध में कहा जाता है कि उस जमाने में कोई राजा था जिसके 3 या 4 बच्चे थे और राजा ने ये देखा या राजा को ऐसा लगता था कि मेरा कोई भी बालक या मेरा कोई भी बच्चा आगे चल करके इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने की योग्य नहीं है। विष्णु शर्मा ने उन सभी को जानवरों की कहानी के माध्यम से पढ़ा। पंचतंत्र की जितनी भी कहानियां हैं जब हम ये देखते हैं कि वो जानवरों को लेकर के लिखी गई, जानवरों की बातचीत है, जानवरों के की कहानी है उसमें, लेकिन कहानी के अंत में, हर कहानी के अंत में एक बहुत ही जबरदस्त मैसेज है, एक बहुत बड़ा विचार है या जीवन को कैसे सफल बना करके जिए इसका तरीका बताया गया। तो हमें यह भी देखना होता है कि विद्यार्थी को किस तरीके की बातें समझ में आती हैं, कैसे वो समझे। एक बात कही जाती है कि कोई 2 या 3 बहुत बदमाश किस्म के बच्चे थे और कई पढ़ाने वाले शिक्षक
को वो अपने घर से विदा कर चुके थे, कोई उनको पढ़ा नहीं पाता था। फिर एक शिक्षक ने कहा हिम्मत बांध करके कि मैं पढ़ाऊंगा इन लोगों को, लेकिन आपके घर में बैठ करके नहीं पढ़ाऊंगा। तो वो उनको लेकर के बाहर मैदान में निकल गए पढ़ाने के लिए। आसमान में कुछ पतंगे उड़ रही थी। शिक्षक ने बच्चों को बुला करके पूछा कि कितनी पतंगे उड़ रही हैं, गिन करके बताया हम लोगों ने। फिर कुछ देर के बाद फिर वो इधर उधर दौड़ने लगे, खेलने कूदने लगे। फिर कुछ देर के बाद शिक्षक ने कहा कि अच्छा इन पतंगों में से 2 कट जाए तो कितनी बचेगी। और जैसे ही शिक्षक का ये प्रश्न आया, एक ने उन बच्चों में से एक ने कहा कि भागो, ये पढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत बार शिक्षार्थी शिक्षण की मुद्रा में नहीं पढ़ना चाहते, तो उसके लिए जैसे पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने उन राजकुमारों को पढ़ाया, कभी कभार हमें ये तरीका भी अपनाना पड़ता है। हम यदि किसी छात्र से पूछते हैं कि आगे चलकर आपको क्या बनना है, कुछ देर पहले हमने आप लोगों से कहा था कि अभिभावक के तौर पर आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। आप अब छात्रों के जवाब की कल्पना करके कि एक आगे चल करके आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आप लोग ये सोचें कि क्या आपके अंदर जो इच्छा आकांक्षा है अपने बच्चों को लेकर के, छात्र भी वही कुछ चाहते हैं। एक अभिभावक के तौर पर यदि हमसे भी पूछा जाएगा तो निश्चय ही हमारा भी वही जवाब होगा जो आप लोगों के मन में चल रहा है। छात्र भी वही सब कुछ चाहते हैं। जीवन के रास्ते सपाट नहीं मिलते, सब कुछ हमारी सोच के अनुरूप नहीं होता है। कभी कभार तो ये रास्ते इतने टेढ़े मेढ़े और घुमावदार होते हैं कि चलना मुश्किल होता है। आपने वो चुटकुला जरूर सुना होगा कि हमारे जमाने में 2G, 3G और 4G नहीं हुआ करते थे, गुरुजी हुआ करते थे, और नेटवर्क भी बड़ा जल्दी आ जाता था उनको देखते। तो शिक्षक के तौर पर हमारी एक छाप होती है, और वो छाप विद्यार्थियों के ऊपर भी होती है, और समाज भी हमसे एक अलग तरीके की उम्मीद रखता है। भले ही आज जमाना बदला है और बहुत बातों के मायने भी बदल गए हैं, किंतु समाज आज भी हमको एक अलग नजरिए से देखता है, और शिक्षक की भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अतः हमारी आज की शिक्षा आगे भी उनके काम आए, प्रयास ऐसा होना चाहिए। हमारी आज की शिक्षा आगे चल करके कैसे छात्रों के काम में आए, या वो अपने आप को एक सफल इंसान, सफल नागरिक के रूप में विकसित करें। तो इसके लिए ये कुछ प्रमुख जीवन कौशल हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि या तो हमें उनको छात्रों में छिपे, यदि छात्रों में छिपे हैं तो उनको पहचानना है, या नहीं तो डालने का प्रयास करना है। जैसे पहला है आत्मानुभूति, सहानुभूति, समस्या समाधान, निर्णय लेना, सृजनात्मक सोच, प्रभावी संप्रेषण, अंतःवैयक्तिक संबंध, तनाव से निपटना, भावुकता पर नियंत्रण और आलोचनात्मक सोच। सबसे पहला है आत्मानुभूति। नेक्स्ट स्लाइड। आत्मानुभूति यूं तो इसका अर्थ बहुत गूढ़ और बृहद है। यह आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की तरफ लेकर के जाता है, या उस तरफ इशारा करता है। किंतु हमारा शिक्षण कार्य जिन आयु और वर्ग के बच्चों के लिए है, उनके लिए इन्हें समझना सरल नहीं है।
यहाँ भी हमें नचिकेता, ध्रुव और प्रहलाद को याद करना चाहिए, बहुत छोटे बालक थे। आप में से जैसे हमने 3 नचिकेता, ध्रुव और प्रहलाद के संबंध में कहा, हमारे कोई साथी शिक्षक तीनों में से किसी एक के संबंध में, खास करके हम चाहेंगे कि बाल वर्ग में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं संक्षेप में 1-2 लाइन में नचिकेता के संबंध में या प्रहलाद के संबंध में या ध्रुव के संबंध में। नचिकेता, प्रहलाद और ध्रुव के संबंध में। अच्छा, इसको छोड़ा जाए, लव और कुश नचिकेता, ध्रुव और प्रहलाद की श्रेणी में आएंगे कि नहीं? लव और कुश नचिकेता, ध्रुव और प्रहलाद की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते? विषय, परिस्थिति, प्रबंधन और संसाधन जैसे भी हो, एक शिक्षक होने के नाते हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम बीज से बरगद तैयार करने का काम। प्रथमतः यदि साधारण शब्दों में आत्मानुभूति का अर्थ समझने का प्रयास करें तो मेरे ख्याल से होगा स्वयं की जिम्मेदारी समझना। छोटे बच्चे उतनी दूर तक नहीं जाएंगे, जैसा कि हमने पहले कहा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अध्यात्म, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं। और यदि कक्षा 3 तक के बच्चों को छोड़ दो तो विद्यालय आने के लिए स्वतः तैयार हो जाना, अपना रूटीन रख लेना, ये सारी चीजें जो हैं, कॉपी किताब के प्रति उनकी सजगता, ये उनमें जिम्मेदारी का एहसास कराती है। यदि कक्षा 3 के ऊपर के बच्चे ये सब काम स्वतः करते हैं, रूटीन वगैरह लगाने उनको आ जाता है, कॉपी किताब के प्रति उनकी सजगता है, तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर जिम्मेदारी का एहसास है। और इसी भावना को धीरे 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 हमको एक शिक्षक के तौर पर आगे बढ़ाना। संदर्भ को अधिक स्पष्ट करने के लिए हमने अपने ही विद्यालय में अपने द्वारा किए गए एक प्रयोग के संबंध में जो हमने कभी किया था कक्षा 1 के विद्यार्थियों के साथ, उसकी संक्षिप्त चर्चा हम आपके साथ करना चाहेंगे कि कैसे बच्चों में जिम्मेदारी का एहसास होता है या कैसे बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। मैं सभी बच्चों को कतारबद्ध करके विद्यालय के बगीचे में, और सबको हो सकता है कि आप में से कुछ ने देखा भी हो इस गतिविधि को, सबको पहले हमने लाइन में खड़ा कराया और बैठा दिया, वो नरम नरम हरी हरी घास जो है उस पर बैठा दिया, और सबसे 1 2 3 ऐसे करके नंबर बोलने के लिए कहा। तो 27 या 28 बच्चे थे, सबने अपना अपना नंबर 1 2 3 4 5 बोलते गए लगातार। मैं उन्हीं के साथ घास पर बैठ करके मैं सिर्फ यही कर रहा था कि अपने हाथ पे कलम से जो जिन बच्चों की आवाज तेज थी, जैसे किसी ने कहा 1 2, किसी ने कहा 3 4, तो जो तेज बोल रहे थे मैंने सिर्फ वो नंबर अपने हाथ पे अलग अलग कुछ नंबर लिखी जिन बच्चों की आवाज तेज आई। 11 बच्चों की आवाज हमने नोटिस किया कि अपेक्षाकृत ज्यादा बुलंद है, तो उन 11 बच्चों को अलग बुलाया। सबको अपना अपना नंबर याद है, तो हाँ याद है, ठीक है, 4 नंबर वाला बाहर निकलो, 7 नंबर वाले बाहर निकलो, ऐसे करके उन 11 को बाहर कर लिया। और 11 के हाथ पे ये 5 उंगलियां हैं, इन 5 पे A E I O
यू। 11 विद्यार्थियों के हाथ उंगलियों पे मैंने कलम से A E I O U लिख दिया और उन 11 को बताया, उन 11 विद्यार्थियों को हमने कहा कि ये A से Z तक जो तुम पढ़ते हो उसमें के वॉवेल है, और वॉवेल भी जब तुम देखोगे तो VOWEL ये भी 5 है, लेकिन इसको याद कराएंगे बाद में किसी अगले क्लास में, ये सिर्फ बता करके छोड़ दिए। और ये A E I O U 5 वॉवेल है, उनको बताया गया। 2-3 बार उन लोगों से मैंने पूछा, बाकी के इधर बैठे हैं, उन्हीं 11 को अभी हम बता रहे हैं। जब वो 11 ये बताने में सफल हो गए कि ये A E I O U, कुछ देर तक उंगली देख करके बताया, ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही बोलने लगे। अब इसके बाद बच्चों को हमने कहा कि अब तुम 11 टीचर बन गए, तुम 11 के 11 टीचर बन गए, अपने लिए एक एक विद्यार्थी इसमें से उठाओ और ले जाके पढ़ाओ। बहुत ही उत्साहपूर्वक, मतलब गजब का उत्साह, और उनके चेहरे पर गजब की चमक दिखी कि हम भी टीचर बन गए। और सबने एक एक विद्यार्थी को उठाया और सबको ले जा करके वो, अब मैं बैठ करके देख रहा था, वो पढ़ा रहे, ठीक है। उसमें से किसी ने आकर के कहा कि सर मेरा स्टूडेंट याद कर लिया, तो अभी 4-5 और बच्चे थे, उनको भी कहा गया कि आप भी ले जाकर के इनको भी सिखाइए, उनको भी सिखाया गया। एट लास्ट दो छात्र जो नहीं बता पा रहे, ठीक है, तो जो 2 छात्र नहीं बता पा रहे थे उनके लिए मैंने कहा कि अब 2 टीचर मिलकर पढ़ाओ इसको, 3 टीचर मिलकर पढ़ाओ, और 35 से 40 मिनट के अंदर A E I O U कक्षा 1 के सभी विद्यार्थी जो बगीचे में गए थे उनको याद है। जब वो लाइन लगा करके क्लास में जा रहे थे तो अपना वो देखते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि कक्षा 1 के विद्यार्थी में भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। तो यदि ऐसी ही गतिविधियां या ऐसे ही प्रयोग विभिन्न जीवन कौशलों को लेकर के यदि हम कक्षा में करें तो हमारा ये प्रयास काफी सफल होगा। अनुभूति सभ्यता से परे पूर्णतः अंदर का छिपा हुआ संस्कार है। संस्कार या तो हमें विरासत में हासिल होता है या फिर परिवेश से। विद्यालय में शिक्षार्थी अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग होती है। हमारा काम क्या है कि हम उन सभी के लिए एकल वातावरण तैयार करते हैं। जैसे विद्यालय का ड्रेस कोड जो है वो इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां तक अनुभूति कौशल का सवाल है तो यह या तो हमारे संस्कारों के अनुरूप होगी या फिर हमारे चिंतन के। हमारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास या अनुभूति या तो हमारे संस्कार कराएंगे या हमारा चिंतन कराएंगे। थोड़ा सा ऊपर के छात्रों के लिए न्यूटन का पूरा गांव वैज्ञानिक नहीं रहा होगा, और सेब न्यूटन के पहले भी पेड़ से नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं गिरता। लेकिन नीचे क्यों गिरा, इस पर गहन चिंतन जिसने किया उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। पानी में हर किसी को अपना शरीर हल्का लगता है, पानी में वस्तुओं का भार घट जाता है, ये हम सभी जानते हैं। आर्किमिडीज के पहले भी होता होगा ये। लेकिन जिसने इस पर चिंतन किया, जिसने इस पर सोचा, घनत्व का सिद्धांत मिला हमको। एक शिक्षक के तौर पर हमें इस बात का ख्याल रखना होता है
कि छात्र विभिन्न पारिवारिक और सामाजिक परिवेश के अलावा विभिन्न आयु वर्ग के भी होते हैं। अब जिनमें संस्कार अंकुरित हो रहे हैं या फिर जिन्हें अभी चिंतन की परिभाषा आती ही नहीं है, उनमें अनुभूति का बीजारोपण कैसे करेंगे? तो वो है जिम्मेदारी जिसके संबंध में मैंने अभी आपको कहा। और फिर जैसे जैसे छात्रों की उम्र बढ़ती है, कंधे पर उनके बस्ते का वजन बढ़ता है तथा साथ में एक सजग शिक्षक के तौर पर हमारा समझदार अभिभावकों के साथ जो सहयोग होता है, ये छात्रों के ज्ञान का दायरा बढ़ाता है और आगे चल करके धीरे धीरे छात्र खुद ब खुद इनकी गहराइयों को समझने लग जाते हैं। इस भौतिकवादी युग में एक चुटकुला हंसने हंसाने के लिए कहा जाता है कि हर माँ चाहती है कि उसका बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन कोई पत्नी ये नहीं चाहती है कि उसका पति श्रवण कुमार बने। जब हम चिंतन की भावना छात्रों में डालने में सफल हो जाएंगे या हमारा प्रयास होगा, तो आगे चल करके कुछ समय बाद या तो ऐसे बातों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और संभवतः ही इनके मायने जरूर बदल जाएंगे। दूसरा है सहानुभूति। नेक्स्ट शब्द सहानुभूति यानी संवेदना, हमदर्दी। यह किसी व्यक्ति की संवेगात्मक प्रक्रिया है जो दूसरे लोगों, वनस्पतियों या फिर प्राकृतिक संसाधनों पर केंद्रित होती है। हम यह कह सकते हैं कि इसका रुझान अपनी तरफ नहीं होता है। सहानुभूति में अपनी तरफ रुझान नहीं होता है, अपने संबंध में अपनी नहीं सोचता है। इसमें हम दूसरों के प्रति सोचते हैं, दूसरों के लिए चिंतित होते हैं। इसीलिए सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड कहा गया। रॉस के अनुसार नेक्स्ट, यह सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति का पक्ष है। ड्राइवर ने इसे दूसरे के भावों और संवेगों को देखने और समझने का तरीका बताया है। छात्रों में इस भावना का विकास हो, इसके प्रति हमें सजगता दिखानी चाहिए। हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और इसमें विभिन्न जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में सहानुभूति की भावना राष्ट्रहित में भी है। शैक्षिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। हम एक चीज देखते हैं कि विद्यालय में छात्रों को कि बाम लगाना हो या फिर दर्द की दवा वगैरह दिलाना हो तो एक छात्र एक के साथ दूसरा जरूर करता है। तो ये जो है, ये उनके अंदर की सहानुभूति कौशल को दर्शाता है। आप सबों ने उस महात्मा की कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें किसी बच्चे को मिठाई खाने की आदत है और जब उसकी माँ लेके जाती है महात्मा जी के पास, तो महात्मा कहते हैं कि एक सप्ताह बाद है। तो एक सप्ताह बाद आइए, एक सप्ताह के बाद जब वो आती है लेकर के, तो वो कहते हैं कि बेटा मिठाई खाना छोड़ दो। तो मिठाई खाना छोड़ दो। माँ आश्चर्यचकित होकर के पूछती है, महात्मा जी ये बातें तो आप एक सप्ताह पहले भी कह सकते थे। महात्मा जी कहते हैं कि एक सप्ताह पहले मैं भी मिठाई खाता था। तो बच्चों के अंदर सहानुभूति की भावना है या सहानुभूति कौशल का विकास हमको करना है, इसके लिए जरूरी ये है ना कि हमारे अंदर भी सहानुभूति की भावना हो, हमारा दृष्टिकोण भी बच्चों के प्रति सहानुभूति वाला हो। और जब एक शिक्षक का दृष्टिकोण बच्चों के प्रति सहानुभूति वाला होता है तो शिक्षक और छात्र दोनों को फायदा होता है इससे। जैसे हम एक शिक्षक के तौर पर उनकी वास्तविक समस्याओं का समुचित निदान कर पाते हैं, सीखने के प्रति उनके रुझान में बढ़ोतरी होती है, छात्रों में संवेगात्मक भावना का विकास होता है और उनके अंदर नैतिकता, सामाजिकता और सौंदर्यानुभूति का विकास होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत विविध फूलों का बगीचा है और यहाँ दूसरे के भावनाओं और जज्बातों की कद्र करना, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना
ऊंच नीच, अमीर गरीब इत्यादि की भावना को दरकिनार करके जिम्मेदारी पूर्वक दूसरे के काम आना खास करके इस सदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। चूंकि हम सामाजिक हैं, अतः एक दूसरे पर निर्भर है। वैश्विक महामारी में हमें इसका कड़ा अनुभव हुआ है कोरोना के समय, कि एक दूसरे की कितनी आवश्यकता पड़ती है, या आदमी का आदमी के लिए कितनी आवश्यकता है, ये कोरोना में हम सबने देखा है। चूंकि हम सामाजिक हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए हमारे अंदर विनम्रता के गुण होने चाहिए, मददगार साबित होने की भावना का विकास हमारे अंदर जरूरी है। और इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक और अभिभावक दोनों ही बच्चों के लिए रोल मॉडल बनने का काम करें। बच्चों में सहानुभूति की भावना का विकास हो, इसके लिए हमारा अपना बातचीत करने का तरीका, जैसे रिक्शा वाला, ठेला वाला, दूध देने वाले से हम प्यार पूर्वक बात करते हैं कि उनको डांट फटकार करके बात करते हैं, या किस तरीके से हमारा उनके लिए हमारे मन में आदर है कि अनादर है, ठीक है, स्नेह है कि नफरत है, ये सारी बातें जो होती हैं वो बाल मन पर अपना गहरा असर छोड़ती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम के संबंध में हम लोग सोचते हैं, या हमारी भावना जो है वो वसुधैव कुटुंबकम वाली है। तो जब तक हमारा दृष्टिकोण सहानुभूतिक नहीं होगा तो हमारे अंदर ये भावना नहीं आ सकती। हमने एक गीत जरूर सुना होगा आप सबों ने, धरती मेरी माता पिता आसमां, या हमारे यहाँ कहा जाता है कि इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता करके बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या, भगवान पत्थर भी पूजे जाते हैं। ये इस भौतिकवादी युग में भारत की छवि वसुधैव कुटुंबकम वाली बनी रहे, इसके लिए छात्रों में सहानुभूति की भावना का विकास करना जरूरी होता है। नेक्स्ट सर, अगला है समस्या समाधान। हम सभी ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति इत्यादि जैसे शब्द सुने हैं और इनका मतलब जाना है। अलग अलग कालखंडों में ये क्रांतियां हुई हैं और इनसे तत्कालीन पीढ़ियां सकारात्मक रूप से प्रभावित हुई हैं। 21वीं सदी में, ये 21वीं सदी का जो युग है, इस युग में अभी हम लोग जी रहे हैं, तो ये तकनीकी क्रांति का युग है और तकनीकी दौर में तीव्र गति से बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। तो इसका असर शिक्षा के क्षेत्र में भी पड़ा है और इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को एक अलग तरीके की चुनौती का सामना करना पड़ा है। कुछ दिन पहले तक ऑनलाइन क्लास वगैरह हम लोग कहाँ लेते थे, या उसके बारे में क्या जानते थे, ना हम जानते थे ना विद्यार्थी जानते थे। तो मानव जीवन में समय समय पर अनेकानेक समस्याएं आती हैं। परिणाम स्वरूप तनाव, द्वंद्व, संघर्ष, विफलता, निराशा जैसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। नकारात्मक सोच और कुंठा का प्रभाव बढ़ जाता है। कभी कभी तो संपूर्ण जीवन हताशा के सागर में डूबने लगता है। वैसे बचपन की दुनिया अलग होती है। बचपन में बहुत अधिक बच्चे जो होते हैं वो बहुत अधिक समस्याओं पर, उनके समाधान पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझते। इसके लिए ज्यादा प्रभावित होते हैं युवा वर्ग के लोग या किशोर वर्ग के लोग। तो समस्याएं किस तरीके से हमें कहाँ धकेल के ले जाती है, तो एजुकेशनल हब के रूप में जो आजकल के कुछ शहर जाने जाते हैं, तो वहां से गाहे बगाहे हम लोगों को उल्टी सीधी
की खबरें मिलती रहती हैं। ऐसे में एक कुशल शिक्षक प्रारंभ में ही छात्रों में उचित तर्क और निर्णय के सहारे जटिल से जटिल समस्या को सुलझाने की क्षमता के कौशल का विकास करते हैं। थॉमस एवरिस्ट के अनुसार समस्या समाधान किसी कठिनाई या जटिलता का एक पूर्ण संतोषजनक हल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया नियोजित कार्य बताया। उसमें मात्र तथ्यों का संग्रह करना या किसी अधिकृत विद्वान के विचारों को तार्किक स्वीकृति निहित नहीं, वरन यह विचारशील चिंतन की प्रक्रिया को बताया। स्पष्ट है कि यह एक जटिल व्यवहार है। ऐसा इसलिए कि इसमें अनेकों मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें छात्रों के समझ से ऐसी समस्यात्मक परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिनमें वह स्वयं चिंतन, तर्क तथा निरीक्षण के माध्यम से उसका हल ढूंढे या इसके लिए प्रयासरत है। इसके माध्यम से छात्र स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। इसके माध्यम से छात्र जो होता है वो स्वयं भी सीखने के लिए प्रेरित होता है। समस्या समाधान का सबसे बेहतरीन उदाहरण हम सबने 3 इडियट पिक्चर देखी है। आप सबने देखी है ना 3 इडियट पिक्चर। तो समस्या समाधान का सबसे बेहतरीन उदाहरण उस फिल्म में कहाँ मिलता है? समस्या समाधान का सबसे बेस्ट उदाहरण जो है वो 3 इडियट पिक्चर में अच्छा कहाँ दिखता है? हाँ वही समस्या समाधान का सबसे बेस्ट उदाहरण या सबसे अच्छा उदाहरण हमको तब देखने को मिलता है जब विषम परिस्थिति में वो बच्चे का जन्म कराते हैं। हनुमान चालीसा सभी लोग पढ़ते हैं। संकट मोचन हनुमान अष्टक उसमें है। आप ध्यान से सोचें या थोड़ा सा इस पर विचार करें कि क्या उसमें समस्या और समाधान दिखता है? संकट का विमोचन करना। हाँ वो बाल समय रवि भक्ष लियो जब हम लोग पढ़ते हैं जो है तो उसमें क्या है कहीं समस्या और समाधान? उधर रखिए ना। कोई एक समस्या और समाधान जब सूर्य को हनुमान जी ने निगल लिया, चारों तरफ अंधियारा हो गया, त्राहिमाम लोग करने लगे, बहुत बड़ी संकट आ गई। तो इसका समस्या का निवारण कैसे? तो देवताओं ने जाकर उनसे विनती की, तब जाकर के उन्होंने अपने मुंह से ही बात की। पूरा हनुमान अष्टक तो समस्या और समाधान ही है, नहीं है? रावण त्रास दई सिंह को तब राक्षस सो कई सब निवारण बहुत समय में रावण लगे रघुनाथ का सिद्धार्थ समाधान भी संजीवनी हाँ संजीवनी समस्या और समाधान लाइट से जो लग किया है संजीवनी की लाइट। हाँ
नेक्स्ट स्लाइड सर। अगला है निर्णय लेने की क्षमता। समस्या समाधान के बाद अगला कौशल जो है वो है निर्णय लेने की क्षमता। तो निर्णय लेना कार्रवाई का एक तरीका है जिसे सचेत रूप से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए चुना जाता है। छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, तो डिसीजन ले सके, ये भी हमारा एक शिक्षक के तौर पर नैतिक दायित्व बनता है। निर्णय लेना पसंद का एक कार्य है जिसे कार्यकारी एक निष्कर्ष बनाता है कि किसी दिए गए स्थिति में क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। एक निर्णय कई संभावित विकल्पों में से चुने गए व्यवहार के पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। जीवन में कई बार इंसान अपने आप को चौराहे पर खड़ा पाता है। वो उसके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रास्ता अपना। अर्श से फर्श तक का समय, अर्श से फर्श तक का सफर और फर्श से अर्श तक का सफर एक निर्णय पर निर्भर करता है। तो जब तक देखिए वयस्क तो इस चीज को बेहतर समझते हैं कि निर्णय क्या सही है क्या गलत है, लेकिन किशोर और बालक जो होते हैं उनके लिए ये समस्या थोड़ी सी बड़ी है। वो जल्दी नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में इस संसार रूपी सागर में शिक्षार्थियों की नाव भी किनारे लगे, सहजता और सुगमता पूर्वक किनारे लगे, इसके लिए हमें उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना चाहिए या करना होता है। जैसे हम छात्रों से पूछते हैं कि आप वर्ग कक्ष में बैठ करके पढ़िएगा या फील्ड में चल करके कबीरदास का 5 दोहा याद करेंगे। इसी में आप डिसीजन लेके बताएं, मतलब बच्चे बताएंगे कि वो यहाँ कक्षा में बैठ करके पढ़ना पसंद करेंगे कि फील्ड में जा करके कबीरदास का 5 दोहा याद करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। यहाँ एक प्रश्न है कि सड़क पर चलते वक्त छोटे बच्चों से पूछा जा सकता है, सड़क पर चलते वक्त अचानक आपको 50 का एक नोट दिख गया, तो अब विकल्प दे रहे हैं उसको हम, बच्चे के सामने ये विकल्प है कि आप इसे वहीं छोड़ देंगे, उसे उठाकर चाट की दुकान पर ले जाएंगे, भिखारी को दे देंगे, घर लाकर माँ या पिताजी को देंगे, मंदिर की दान पेटी में रखेंगे, भूखे बच्चे को भोजन कराएंगे और किसी गरीब बच्चे को किताब खरीद कर देंगे और छोड़ दिया कि आप निर्णय लेकर के बताइए क्या करें। इसमें कुछ विकल्प आप लोग समझ पा रहे हैं, तो कुछ विकल्प ऐसे दिए गए हैं जहाँ बच्चे जाके उलझते हैं वहाँ। तीसरा, छठा और सातवां, मतलब कोई एक ही काम न करेंगे, जिनको काम करना है सब। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कुछ विकल्प ऐसे दिए गए हैं जो बच्चों को उलझाए, वो करे तो क्या करें। लास्ट वाला जी, तो भूखे बच्चे, ठीक है, भूखे बच्चे को भोजन कराएंगे। जैसे निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने की बात है, भूखे बच्चे को भोजन कराएंगे तो किसी गरीब बच्चे को किताब खरीद के क्यों नहीं देंगे? ज्ञान प्राप्ति होगी। बच्चा लेंगे तो थोड़ी ना किताब, बच्चा पैसा लेगा तो किताब बच्चा का पेट भरा रहेगा तभी तो वो पढ़ेगा। वो घर लाकर माँ या पिताजी को देंगे, घर लाकर माँ या पिताजी को देंगे, नहीं छोटे घर लाकर माँ या पिताजी को जी ठीक है। मतलब इसमें क्या सही है क्या गलत है, एक चीज को यदि छोड़ दिया जाए उसे चाट की दुकान पर ले जाएंगे, तो बाकी डिपेंड करता है किस उम्र का बच्चा है। पर्यावरण पर भी डिपेंड करता है। बच्चे का दिमाग पर्यावरण पर किस स्कूल का बच्चा है, किस उम्र का बच्चा है, छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, उस पर डिपेंड करता है कि कैसा दिया है। तो यहाँ देखिए दो उदाहरण, जैसे एक हमने पहले कहा कि आप
कक्षा में बैठ करके पढ़िएगा कि फील्ड में चल करके कभी दस का दोहरा कीजिएगा, कोई कविता है। कहने का मतलब है ना कि ये गतिविधियां जो है वो छात्र निर्णय क्या लेते हैं, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता उनकी क्या है, या किस आधार पर सोच करके वो निर्णय लेते हैं, ठीक है। भूखे बच्चे को भोजन कराता है या किसी गरीब बच्चे को किताब खरीद कर देता है या भिखारी को ही दे देता है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें सहानुभूति की भावना है, ठीक है। तो छात्रों के वर्ग और कक्षा के अनुरूप हम ऐसे कई उदाहरण और गतिविधियां तैयार कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जिसे हम पता कर सकें कि निर्णय लेने की क्षमता में क्या है। सुरक्षित वातावरण में छात्रों के मानसिक विकास और अभ्यास के लिए यह एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। निर्णय लेना आसान भी होता है और मुश्किल भी होता है। आप टीवी पर डिबेट या साक्षात्कार देखते होंगे, तो उसमें जो खास करके रैपिड राउंड चलाता है, एक प्रश्न और दो विकल्प, मात्र दो विकल्प, और उत्तरदाता जो है जिनको उत्तर देना है उनके लिए दोनों में किसका चुनाव आगे क्यों पीछे खाई वाली स्थिति उत्पन्न करके छोड़ देता है। इस तरीके का जो रैपिड राउंड में देखते होंगे। फैसला लेना, जैसा कि हमने कहा कि आसान भी है और मुश्किल भी है। एक व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा अपने मित्र से कि यार तुम पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, आखिर क्यों, इसका कारण क्या है? तो पति ने कहा कि छोटे फैसले मेरी पत्नी कर लेती है और बड़े फैसले मैं लेता है, इसलिए झगड़ा नहीं होता है। जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ भेजना है पत्नी तय करती है, घर का कलर क्या रहेगा ये पत्नी बताती है, गाड़ी कौन सी खरीदनी है पत्नी बताती है। तो वो जैसे करती है वैसे मैं करता हूँ। और भाई तो बड़े फैसले आप क्या लेते हैं? तो बड़े फैसले जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो इसमें कौन जीतेगा, अमेरिका को किसकी मदद करनी चाहिए, तो ये फैसले मैं लेता हूँ। जाहिर सी बात है कि एक वयस्क अपना निर्णय परिस्थिति और पुरस्कार के मूल्य तथा विश्वास के आधार पर लेता है जिसे वो पूरा कर सके। छात्रों के पास अपनी कोई खास अवधारणा नहीं होती, विकल्प के रूप में वह बहुत कुछ देखता है। अतः यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उनका उचित मार्गदर्शन करें और उनमें परिस्थिति अनुरूप सही निर्णय लेने के कौशल का विकास करें। सृजनात्मक सोच। सृजनात्मक कौशल का आशय उन कार्यों से है जिनके माध्यम से नवीन विचारों, वस्तुओं और व्यवस्थाओं का सृजन होता है। प्रोफेसर एस के दुबे के शब्द हैं और आर के शर्मा के शब्दों में सृजनात्मक कौशल का आशय मस्तिष्क उद्वेलन की उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी एक विषय पर अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। उन विचारों के आधार पर नवीन एवं उपयोगी वस्तुओं और व्यवस्थाओं का सृजन होता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सृजनात्मक कौशल का आशय नए विचारों और उपयोगी मानवीय सृजन तथा निर्माण से है। वैसे गहराई से सोचा जाए तो निर्माण सृजन का समतुल्य शब्द है, लेकिन निर्माण और सृजन में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा क्या, बहुत बड़ा फर्क है। सृजन एक मानसिक प्रक्रिया है जबकि निर्माण भौतिक प्रयोग है। सृजन में नए विचार, उपाय या कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, अपितु निर्माण में संसाधन विकसित किए जाते हैं। सृजन में नैतिकता होती है और निर्माण में भौतिकता होती है। आज आग, सुई धागा, पहिया आम बात है। एक यदि हम सिर्फ पहिया के संबंध में सोचें तो पहिए का निर्माण कोई बहुत बड़ा
मुश्किल कार्य आज हमको नहीं दिखता है, पहिए का निर्माण या हर जगह गोलाकार या पहिया हमको दिखता ही दिखता है। लेकिन 1 मिनट के लिए मानव जीवन से पहिया को हटा दिया, 1 मिनट के लिए ही सही, 30 सेकंड के लिए ही सही, मानव जीवन से यदि पहिया को निकाल दिया जाए तो सारा जीवन रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? बिल्कुल। तो आज उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन जिसने लकड़ी के गोल टुकड़े को भ्रमण करने का सहारा बनाया ना, उसने सृजन किया होगा उसका, या उसकी नैतिक सोच का परिणाम है। आज हम निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों में यह कौशल वर्तमान समय में बहुत अधिक लाभकारी है। यह बालक के भविष्य की संरचना में सहायक है, कारण यह उत्पादकता का प्रतीक है, बौद्धिक एवं चिंतन क्षमताओं का प्रतिफल है। ऐसा बालक जो वर्तमान परिस्थितियों में भविष्य का चिंतन करता है तथा अपनी कार्यशैली में स्वयं की क्षमताओं का समुचित प्रयोग करता है, निश्चय ही सृजनात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। समस्या समाधान में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः विपरीत परिस्थितियों में शिक्षार्थी को निराश नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उत्साहित अवस्था में दृढ़तापूर्वक उसे लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करते रहने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रभावी एक सामाजिक प्राणी होने के नाते भाषा हमारे लिए खासा महत्व रखती है। यूं तो इस भौतिकता ने प्रभाव की परिभाषा बदल दी। धन और बल ज्ञान पर भारी पड़ते नजर आते हैं। स्याही से सिक्के ज्यादा चमकदार हैं आज की दुनिया में, और वो अपने आप को हमेशा चमकदार साबित करने की नाकाम कोशिश भी करते हैं। लेकिन ज्ञान का भंडार जो है वो कुबेर के भंडार से या सिक्कों के वजन से, उसका जो वजन होता है ज्ञान का, वो कहीं अधिक ज्यादा भारी है। दिनकर जी की एक कविता है, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार। तन में शक्ति, मन में ऊंचे भाव या की तन में शक्ति विजय अपार। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल में नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है, वहां जहां निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां, अक्षर बनते चिंगारी। तो विचार लिखकर, बोलकर या कभी कभार संकेतों में व्यक्त किया जाता है या संप्रेषित किया जाता है। लेकिन बोलकर, लिखकर या कभी कभार इशारों में। लेकिन जहां तक संप्रेषण की बात है तो लिखित और मौखिक विचार जो है, तो उनमें खास करके जब हम मौखिक संप्रेषण का प्रयोग करते हैं तो उसमें देखिए व्यंग, विनम्रता, आज्ञा, अवज्ञा, सहानुभूति, उपहास सब कुछ जो है वो हमारे हाव भाव और स्वरों का आरोह अवरोह जो है इससे भी प्रदर्शित होता है। वर्ग दशम में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें परशुराम को क्रोधित देख करके राम कहते हैं कि नाथ संबुधनु भंजनी हारा हुई है तो एक दास तुम्हारा, और वही लक्ष्मण कहते हैं कि बहुधनु ही तोड़ी लड़िकाई का बहु नौसरी सिक्की में घुसाई, यही धनु पर ममता के लिए। इसके बाद उनका क्रोध और बढ़ जाता है। तो एक तरफ राम के वचन जो है वो उनके क्रोध को शांत करने का काम करते हैं, दूसरे का वचन जो है उनको जलाने के उनको भड़काने का काम करते हैं। तो संप्रेषण प्रभावी हो यह बहुत मायने रखता है।
उसके बाद अंतःवैयक्तिक संबंध जो है, तो यह सामान्य अर्थ में दो लोगों के बीच का संबंध है जो अस्थायी भी हो सकता है और स्थिर भी, लेकिन इसका दायरा ध्यान से देखा जाए तो काफी बृहद और दृढ़ होता है। यह पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों के संदर्भ में निर्मित होता है तथा दिखता भी सब जगह है। एक सजग शिक्षक के तौर पर हमें संबंधों की परिभाषा और इनकी अहमियत की चर्चा समय समय पर करते रहनी चाहिए। अपने सहपाठियों के साथ उनका संबंध कैसा है, साथ पढ़ने वाले कनिये या बड़े वर्ग के विद्यार्थियों के साथ उनका संबंध कैसा है, और उसको उसमें वो क्या सुधार कर सकते हैं, उसको कैसे बेहतर बनाएं, ये इन सारी बातों का ध्यान या ये कौशल जो है हमें विद्यार्थियों में समय समय पर विकसित करते रहना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, एक दूसरे के पक्षों विचारों को जानना आदि जो है वो ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, तनाव किसी व्यक्ति के असंतुलन की दशा है जो उसे अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए प्रेरित करता है। तनाव से निपटना, विद्यार्थियों में तनाव जो होता है, तो तनाव तो किसी के जीवन में हो सकता है या होता ही, बड़े झेल लेते हैं इसको, और छोटों को झेलने में या विद्यार्थियों को झेलने में थोड़ी परेशानी होती है, ये जल्दी उबर नहीं पाते हैं। तनाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कभी कभार हम भी बन जाते हैं तनाव के कारण, जैसे शिक्षक ने अधिक कार्य दे दिया है, या प्रश्नोत्तर या गणितीय सूत्र, रासायनिक समीकरण इत्यादि याद करने के लिए दे दिया गया है, और उसके मोहल्ले में रात कर दीजिए हो जाए, या उसके पापा देर रात तक घर नहीं आए हैं, उसकी मम्मी ने उसको खोजने के लिए भेज दिया। ऐसा भी हो सकता है कि पापा जी को बेटे पर ज्यादा प्यार उमड़ आया और उन्होंने जबरदस्ती उसको बहुत अधिक मीट खिला दिया, पेट दर्द करने लगा, रात में सो गया, तो अगले दिन कक्षा में तो तनाव में दिखेगा ही। तो एक शिक्षक के तौर पर हमें ये चाहिए कि हम इसके विद्यार्थी के तनाव का कारण क्या है उसका सही आकलन करके या कारण का पता लगा करके उसके निवारण का प्रयास करें या उसके तनाव को कम करने का प्रयास करें। भावुकता पर नियंत्रण। बच्चों की दुनिया एकदम अलग होती है और वो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। एक छोटी सी कविता है, बस 2-4 लाइन पढ़ करके बताते हैं। सिर्फ आप ये अंदाजा लगाइए इससे कि बच्चे भावुक कितने हो। सियाराम सरनपुर की एक कविता है कि मैं तो वही खिलौने लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल, व्यथित हो उनकी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाभ नहीं है राजा के घर की यह, राजा के घर नहीं मातूम उसको बहलाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र तू ही कर। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौने लूंगा, मचल गया बिना का। दूसरी तरफ मैं तो वही खिलौने लूंगा, मचल गया शिशुराज कुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार, वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासियां राजकुमार के रोने से। मिट्टी का हो या सोने का उनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। राजहट्टी में फेंक दिए सब अपने रजत हेल उपहार, मैं तो वही खिलौने लूंगा, मचल गया वह राज। एक तरफ राजा का बेटा है और एक तरफ गरीब का बेटा है। गरीब का बेटा मिट्टी से खेल रहा है और गरीब का बेटा कह रहा है कि हमको सोने का खिलौना चाहिए। उधर सोने से खेलने वाला बालक ये कहता है कि हमको वो मिट्टी का खिलौना चाहिए। तो ये बालकों की भावनाएं हैं। लेकिन देखिए कभी कभार क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक भावनात्मक हो जाना, बच्चों के लिए खतरनाक भी होता है। तो ये जरूरी होता है कि उनकी भावनाओं पर नियंत्रण रखें।
भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास है। हालांकि यह उच्च कोटि की मानवीय भावना है, लेकिन कहा गया है कि अति सर्वत्र बढ़ जाए, अतः आवश्यकता से इसका भी अधिक होना अच्छा नहीं है। एक शिक्षक होने के नाते हमें इसका भान बेहतर होता है, लेकिन छात्र इससे अनभिज्ञ होते हैं। तो यदि छात्रों को हम तनावों से निपटने की कला सिखाते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाते हैं, तो हमारी यह जिम्मेदारी पूरी होती है। अन्य से जुड़ी समस्याओं को अपना मान लेना और उसी के जैसा प्रभाव में आ जाना बहुत हद तक जायज नहीं होगा। आलोचनात्मक सोच, तो यह बेहतर निर्णय लेने में हमारी मदद करने के लिए और तर्क वितर्क करने का एक तरीका है। हम सामने वाले की बात से जरूरी नहीं है कि हर हाल में पूरी तरह सहमत हो, तो अपनी असहमति प्रदान करें या विचारों के बीच संबंधों को जानने समझने का प्रयास करें। ये सब आलोचनात्मक सोच निर्णय लेने का एक उपकरण बनता है। इनमें अपने लक्ष्यों को परिभाषित करना, उन पर अनुसंधान करना, यह मान लेना कि हमेशा हम ही सही हैं, ये सारा कुछ शामिल है। तो यह मान लेना कि हमेशा हम ही सही हैं, ये हमें नहीं मानना चाहिए। दूसरे के बात विचार या उनकी जो राय है उसको भी सुनना जरूरी होता है। तो छात्र ये करें, ठीक है, छात्रों में इस तरीके की सोच विकसित हो, इसका प्रयास हमें करते रहना चाहिए। तो जैसा कि विभिन्न जीवन कौशल के संबंध में हम लोगों ने सुना या चर्चा की, तो मुख्य रूप से इनकी विशेषता जो है, जीवन कौशल की विशेषता जो है, वो व्यावहारिक ज्ञान का समावेश, जीवन संबंधी दक्षता का समावेश, सकारात्मक एवं आदर्श व्यवहार, आत्मविश्वास के साथ संबंध स्थापित करने की कला का विकास, विषम परिस्थितियों में समायोजन की कला का विकास और आधुनिकता का समावेश इत्यादि इसमें शामिल है। और जीवन कौशल का उद्देश्य जो है वो है सामाजिक विकास, प्रयोगात्मक विकास, समायोजन शक्ति का विकास, मानसिक विकास, आत्मविश्वास का विकास और जीवन मूल्यों का विकास। अंत में आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद।